संभावना जी और अविनाश को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनके घर पे आए हैं ट्विंस। एक 10 साल के लंबे इंतजार के बाद में जब वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर चुके थे और हर बार उनके प्रयास फेल हो रहे थे, उन्होंने आईवीएफ तक कोशिश की और आई थिंक 3 टाइम्स उन्होंने आईवीएफ का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद में भी सफलता नहीं मिली। और अब आके उनको सरोगेसी के थ्रू एक नहीं दो दो बच्चों से नवाजा है उनको अल्लाह ने, खुदा ने। तो इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। अब चाहे इतना यूनिक व्लॉग ही क्यों ना हो जाए, और अगर संभावना का वो व्लॉग है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो सबसे पहले तो ये जो न्यूज़ मिली कि ट्विंस आए हैं, इसी पे ही बहुत बड़ा शक वाली बात है। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि ट्विंस नहीं हुए, 100% ट्विंस हुए। अब तो सारी दुनिया जान चुकी है इस बात के लिए। लेकिन इसमें डाउट वाली बात ये है कि इन लोगों को ये पता था कि इनके ट्विंस बच्चे आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने सबसे छुपाया। इन्होंने बच्चे के बारे में ही, यानी प्रेगनेंसी के बारे में ही 7.5 महीने बाद बताया और अपने घर वालों को भी बताया। अब बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि 7.5 महीने बाद में कोई ये बता रहा है कि वो प्रेग्नेंट है? क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद में अगर तुम अपने ही घर वालों को बताओगे तो अजीब तो फील हो गए। और अब यहाँ पे एक नहीं दो दो बम गिरे हैं, यानी कि एक नहीं दो दो बच्चे आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कितने बड़ा झूठ बोला है इन्होंने। देखिए, मैं मानता हूँ कि कई बार सेफ्टी रीजंस की वजह से नजर ना लग जाए, और ऐसे पता नहीं कितनी सारी चीजें हमारे हिंदुस्तान में मानी जाती हैं, उसकी वजह से कई बार बहुत सारी बातें नहीं बताई जाती। तो कम से कम इनको ये तो नहीं कहना चाहिए था कि हाँ हमको भी नहीं पता था, ये कैसे हो गया। और इतना ज्यादा ड्रामा करके ट्विंस हैं, उंगलियां उठा उठा के, 2 उंगलियां उठा के देखो देखो, दो हैं। पूरा का पूरा जो लेबर रूम है उसमें सीन क्रिएट करके रखा हुआ था। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके 2 रीजन हैं। एक रीजन तो ये कि ये जो प्रोसीजर हुआ है ये सरोगेसी से हुआ है, और सरोगेसी में सारा कुछ लीगल तरीके से होता है। यानी हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स फिलअप किए जाते हैं। आपको परमिशन ही जब मिलती है, जब आप पूरी तरीके से सारी की लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, तभी आपको इस चीज़ की परमिशन मिलती है और तभी आप इस प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। यानी आप समझ रहे हैं ना, पहले परमिशन आती है, ऐसे नहीं कि पहले बच्चा आ जाता है, आई मीन एम्ब्रियोज रख दिए जाते हैं या सरोगेसी मदर के साथ में वो कर लिया जाता है। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। पहले लीगल कंप्लाइंस सारी कंप्लीट की जाती है, फिर डॉक्टर ये प्रोसीजर शुरू करता है, और हर स्टेज पे ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड की जाती हैं, जो बेसिकली अथॉरिटीज़ को भी बताई जाती हैं। तो फिर जब इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जो माँ बाप हैं, आई मीन जो भी पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनसे 100% ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। और उसके अलावा अथॉरिटीज से की जाती है, सरोगेसी मदर जो होती है उसके साथ में भी शेयर रहती है सारी इंफॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जब शेयर रहती है, और डॉक्टर, अरे डॉक्टर को तो पता ही होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर को ना पता हो? तो डॉक्टर को तो पता था, हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर को नहीं पता था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये ड्रामा दिखाया कि इनको अब यह भी पता लगा है कि इसके ट्विंस हैं, ये बिल्कुल झूठ है। और ये झूठ और थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो जाता है कि इन्होंने इस सब की तैयारी की है, और हर बार क्या क्या दुआएं मांगी है, मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे तो बेबी चाहिए, मुझे तो बेबी चाहिए। और उसी तरीके से सारी तैयारियां करी। इवन देन ये जो भी सामान खरीदने के लिए गए बच्चों के लिए हैं, तो तब भी इन्होंने जो सामान खरीदे हैं वो भी सिंगल सिंगल खरीदे हैं और लड़कियों के खरीदे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हर जगह ये सावधानी बरती कि किसी को भी ये पता ना लग जाए कि हमारे यहाँ ट्विंस हैं। और इसलिए इन्होंने सब कुछ एक एक किया, सब कुछ एक एक किया, हर सामान एक एक खरीदा, चाहे वो फीडिंग बॉटल हो, चाहे कि बाकी चीज़ें हो। तो इन्होंने पूरी तरीके से सबको पूरी तरीके से अंधेरे में रखा, कि जैसे इनको कुछ पता ही ना हो, वाकई में इन्हें जैसे पता नहीं हो, और जबकि इन्हें हर चीज़ पता थी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो ये बात होगी, और फिर उसके बाद में जब ये सब हुआ, यानी कि बच्चे एक के बाद एक हुए, और तब इन्होंने जो रिएक्शन दिया, हमें पता ही नहीं था, हमें तो आप डॉक्टर ने भी नहीं बताया, डॉक्टर भी हंस मुस्करा रही है इसके ऊपर कि हाँ मैंने तेरे साथ दाव खेल दिया। जबकि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा कोई डॉक्टर डिनाई नहीं कर सकता इस बात से कि उसकी जो भी कंडीशंस हैं वो आप पेरेंट्स को बताएंगे नहीं, पेरेंट्स को हर बात शेयर की जाती है। तो ऐसा कैसे हुआ कि डॉक्टर ने इनको नहीं बताया? ये क्या लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? देखिए, एक तो सबूत ये हो गया कि ये पूरा का पूरा
कोरा झूठ बोल रही हैं। और इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ कि मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि इसने सारी चीज़ें दिखाई हैं और ऐसा इसको पता था ये सब चीज़ें, उसके बाद में ये सब चीज़ें दिखाई। अगर ये कह देती कि हाँ हमें पता था ट्विंस होने थे लेकिन हमने नहीं बताया क्योंकि हमें डर था, तो कम से कम इनका बोला हुआ झूठ जो है वो एक कारण, एक अच्छे से कारण के नीचे लपेट के वो सब लोग मान लेते। लपेट के जब देंगे, सच्चाई को झूठ में लपेट के इस तरह से देंगे तो लोग मान लेंगे हाँ भी, हाँ चलो भी ठीक है, डर था, ऐसा था वैसा था, होता है, सब लोग ऐसा करते हैं कि किसी की नज़र ना लग जाए। 10 साल की बात है, इतने सालों की मेहनत है, उसके बाद में ये मिलने वाला है तो ये बात मान ली जाती। पर भाई ये तो व्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स कभी भी सीधी बात करते कहाँ हैं, वो तो घुमा फिरा के जलेबियां सी बनाते हैं। जिस तरह हमारी मैडम ने चिल्लाई थी लेबर रूम में, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। चलिए आज उनकी बात नहीं करेंगे, आज तो इनकी ही बात करेंगे। तो पहला सबूत तो ये लॉजिकल सबूत है कि भाई इनको पता था, उसके बाद में इन्होंने नहीं बताया। अब आप आते हैं दूसरे सबूत के ऊपर। दूसरा सबूत क्या है, जब इन लोगों का बच्चा दोनों के दोनों आ गए तो इन्होंने उनको अच्छी तरह से देख लिया, सब कुछ हो गया, वेट भी हो गया उनका, और जब फाइनली उनको NICU में ले जाने लगे तब इनको ख्याल आया कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी तो बताना बनता है, वो भी तो दादा दादी बन गए हैं। तो इन्होंने एक ग्रुप कॉल लगाई और जिसमें इसकी ननद वो भी थी और इसके माँ बाप यानी कि फादर मदर जो है वो भी थे, और उनको बताया हाँ हमको ट्विंस हुए हैं। और वहीं पे एक दूसरी बार से इसी सबूत सामने आ गया और इनका पर्दा खुल गया। इसकी ननद ने साफ कहा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि दोनों जो है भगवान की दया से सही सलामत आ जाएं। हो सकता है मैंने वर्ड टू वर्ड ये यहाँ पर सही नहीं कहा हो, लेकिन आप लगभग 23 मिनट के बाद में जाके देख सकते हैं। जब ये फोन कॉल करते हैं उस समय आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि जो कि इसकी ननद ने कहा है। ननद और नंदोई ने उसमें कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, ट्विंस के ऊपर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। माँ बाप ने अपनी खुशी जाहिर करी, पर कोई इस तरह का आश्चर्य कि भाई ट्विंस हैं नहीं है, इस तरह की कोई बात उन्होंने भी नहीं करी। यहाँ से भी साफ जाहिर हो गया, अगर उन्हें पहले पता नहीं था तो उन्हें कैसे पता कि दोनों आए हैं। भाई व्लॉगर हैं, व्लॉगर का तो हक बनता है झूठ बोलने का, क्योंकि जलेबियां तलने की इन्हें आदत होती है। कैसे ही करके चाशनी में लपेट के उनको जब देंगे तो लोगों को पसंद आएगी, और लोगों को कुछ मतलब ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनको यही चीज़ पसंद आती हैं। तो सबसे बड़ा झूठ तो इसका यही था। और देखिए कितना अटपटा लगा कि हमारे पास फ़ोन आता है कि आप आ जाओ और उसको पेन हो रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि जो डेट बताई थी वो डेट नहीं है। अब ये सब जो है प्रीपोन हो रहा है और इसके लिए घबरा रहे हैं, अभी जाना है कैसे जाएंगे, टिकट भी बुक नहीं कराई है। अब जैसे इन्होंने ये कहा कि टिकट भी बुक नहीं कराई है तो कान ऐसे करके खड़े हो गए मेरे। जो थोड़ा सा पता लगा है कमेंट बॉक्स के थ्रू कि ये कि डॉक्टर जो है वो सूरत में है, यानी कि बच्चों की जो डिलीवरी हुई है वो सूरत में हुई है, और ये तो मुंबई रहते हैं, और ये कोई इतनी पास तो है नहीं, और इतने दूर ये लोग चले हैं और रात में फोन आया है। उसके बाद में बिना रिजर्वेशन के, बिना इसके ये भागे हैं वहां तक। अब देखो भाई, जरा सोच के देखो, सरोगेट मदर के लिए सोच के देखो वो कितना पेन सहन कर रही होगी। भाई ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी पेन होते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ पेन डिलीवरी का ही माना जाता है, सबसे हाईएस्ट। कोई कितना भी कह दे कि इस चीज़ में बहुत दर्द होता है, उस चीज़ में बहुत दर्द होता है, लेकिन भाई सबसे हाईएस्ट पेन जो अभी तक माना गया है वो डिलीवरी का ही माना गया है। यही वजह है कि माँ का जो दर्जा है भाई उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब आप सोचिए 1 या 2 दिन में क्या ही फर्क पड़ता है। और ये जो होता है कि बच्चे का जन्म कब होगा, ये चीज़ें मतलब इंसान का जन्म कब होगा और इंसान की आखिरी वक्त कब आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है, अल्लाह जानता है। तो भाई प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, एक प्रोबेबल डेट वो डॉक्टर दे देते हैं, पर जरूरी नहीं है एग्जैक्टली उसी डेट पर डिलीवरी हो। तो इसलिए अगर तुम्हारी वो डेट इतनी ही पास आ गई थी तो फिर तुम क्यों करके सूरत नहीं चले गए थे? वैसे तो पूरी दुनिया घूमते रहते हो, तो क्या वहाँ पे सूरत में जाके 2 दिन 4 दिन वहाँ पे रह नहीं सकते? अब क्या रुकेंगे नहीं वहाँ पे? अब बच्चे की डिलीवरी हो गई है, NICU में है, हो सकता है कि बच्चे का वेट कम होने की वजह से वो उसको 3 दिन 4 दिन या 5 दिन, हो सकता है हफ्ता भर भी रखें। इससे तो नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, बच्चे का वेट ही थोड़ा सा लो है।
तो ऐसे में ये सूरत में नहीं रुकेंगे क्या? 100% ये सूरत में रुकेंगे। अरे भाई, जब तुमने देख लिया कि उसकी डिलीवरी की डेट इतनी नज़दीक आ गई है और किसी भी दिन बुलाया जा सकता है, जो डेट है उससे 4 दिन या 5 दिन आगे पीछे होना बड़ा ही स्वाभाविक है। कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। अगर किसी से भी पूछेंगे, डॉक्टर से भी पूछेंगे, तो डॉक्टर भी यही कहेगा कि अभी देखो भी हमने वो डेट दी है, बट उससे आगे पीछे हो सकता है। तो भाई क्यों करके तुमने जो ना वहां पर जाकर रूम क्यों नहीं ले लिया था? तुम वहां क्यों नहीं स्टे कर गए थे? देखिए, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से ये वहां पहुंचे हैं और उस वहां पहुंचने के बाद में भी तैयार हो रहे हैं, ये रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके बाद में कह रहे हैं आ जाओ अभी 15 मिनट है, अभी ये है। अरे ऐसे कहाँ होता है? इसका मतलब उसको सीवियर पेन को बड़ा लंबे समय तक सहना पड़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस तरीके से इन्होंने उस माँ को रियली बहुत कष्ट दिया है। और डॉक्टर तो इसी उसमें था कि भी पेरेंट्स आ जाएंगे तो डिलीवरी करेंगे, तो उन्होंने मतलब इस चीज को होल्ड पे ही रखा एक तरह से। नहीं बताया गया, हो सकता है मेरे समझने में गलत रहा हो कि ये सीजर हुआ था या फिर एक नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो इनका जल्दबाजी का जो ड्रामा था, अननेसेसरी किसी के लिए हार्म पहुंचा रहा था और कहीं ना कहीं कोई दुख पहुंचा रहा था। और फिर देखो देखो ना, अगर आप इतनी इमरजेंसी में भागते हो तो खुदा ना करे आपके साथ भी कुछ हो सकता है। भाई ट्रैवलिंग में कुछ भी हो सकता है, अगर हड़बड़ी में है और जल्दबाजी में है तो कुछ भी हो सकता है। तो इस बात को देखते हुए भी, सेफ्टी रीजन से भी, इनको हर हालत में पहले चले जाना चाहिए था। अच्छा, दूसरी चीज, ये हर बात में अपना जो भी इनका एस्ट्रोलॉजर है यानी टैरो कार्ड रीडर है, उसको इतना याद कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में आज की डेट में सारी चीज़ें उसी से हो रही हैं। देखिए, ये एक विद्या है, मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन इसको इतना ज़्यादा बल देना कि वो उसने ये कहा था, उसी डेट को आ गया, उसको उसके लिए बताया भी गया, ये सब किया गया। मतलब इसको सबसे पहले जो याद आया बस उसी का नाम जप रही थी। ये दो चीज़ों का नाम जप रही थी, एक डॉक्टर का नाम जप रही थी और दूसरा जप रही थी एस्ट्रोलॉजर का। लगातार उसका प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, हर तरह से उसका प्रमोशन करे जा रही है। जबकि वही एस्ट्रोलॉजर ने मैडम के बारे में भी कुछ गलत बात कही थी, लेकिन नहीं, अब आज उसको सही करने के लिए वो एक पॉडकास्ट बनवा रही है और मैडम को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही है कि उसका जो लक था, मतलब उसका जो झुकाव था अपने पहले हस्बैंड के साथ में, वो बहुत ज़्यादा था, जबकि पहले हस्बैंड का ऐसा नहीं था। वो कुछ इसी टाइप का, प्ले बॉय टाइप का, मतलब ऐसा कहने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं वो मैडम को बचाने की कोशिश कर रही है, मैडम की इमेज को थोड़ा पॉलिश करने की कोशिश कर रही है, जो उसने अभी कुछ दिन पहले जब ये गई थी तब इसको डैमेज किया था। भाई ऐसे एस्ट्रोलॉजर का क्या ही भरोसा, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। और हो सकता है कुछ लोग मुझे गलत कहें, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा इस तरीके से करना। जिस तरह से मैं इस बात को गलत कह रहा हूँ कि इन लोगों ने पहले आके सूरत में क्यों नहीं सेटल हो गए थे, आई मीन रूम क्यों नहीं ले लिया था। उसी तरीके से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो दादा दादी हैं भाई, वो उसके बुआ फूफा आए या ना आए, दादा दादी को तो आपका फर्ज बनता है। देखिए, जब एक ये वाली एज आ जाती है, उसके बाद में जो दादा दादी होते हैं यानी कि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं, वो अपने बच्चों पर ही आश्रित रह जाते हैं और बच्चे उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल रिश्तेदार हो, कोई बाहर का रिश्तेदार हो, कि मतलब जब हो जाएगा तब उन्हें बुलाएंगे। भाई उन्हें क्यों नहीं बुला लिया गया? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ये कल्चर है कि जैसे ही बहू की डिलीवरी होने वाली होती है, माँ या बाप अगर कहीं दूर भी रहते हैं तो डिलीवरी से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, एक हफ्ता पहले उनको बुला लिया जाता है। उनकी देख रेख में ये सब कराई जाती है। लोग जो है इसमें ज़्यादा सेफ समझते हैं कि भाई हमारे माँ बाप आ जाएं तो हम जो सेफ हो जाएंगे, वो फिर सब चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि उनका पास अनुभव है। इनको ये क्यों नहीं पता? ये ऐसे लगता है जैसे माँ बाप को बस सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। वो चाहे, मतलब अभी बात चलिए तो बता ही देता हूँ कि ये जो घर लेने की प्लानिंग हो रही है कि पापा मम्मी के लिए घर ले लें, घर ले लें, भाई अपने साथ क्यों नहीं रख सकते? ये कौन सा कल्चर है कि पापा मम्मी जो अलग रहेंगे और तुम लोग अलग रहोगे? भाई जब तुम अपने घर की प्लानिंग करी तुमने, तो उस घर की प्लानिंग में अपने माँ बाप को क्यों इंक्लूड नहीं किया? जब उनके माँ बाप का कोई और दूसरा घर नहीं है, कैसे भी कोई वो नहीं है, वो गांव में रहते हैं, तो क्यों करके अगर उनका घर लेना ही है, उन्हें यहाँ लाना ही है, तो उस घर में क्यों नहीं प्लानिंग की गई?
क्योंकि ये बहू किसी भी तरह से ये मान चुकी है कि मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, और इसका यही नजरिया, संभावना का यही नजरिया यहाँ पे भी नजर आता है। क्यों करके उसने अपने पेरेंट्स को, मतलब इन अपने सास ससुर को पहले क्यों नहीं बुला लिया गया? क्या उनके लिए खुशी नहीं है? वो तरस रहे हैं? मेरे को तो बड़ा मासूमियत नजर आती है, और ऐसी दीन स्थिति दिखाई देती है कि जैसे बेचारे बहुत 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 ज्यादा इन लोगों के ऊपर आश्रित हो, और इन्होंने बिल्कुल ऐसे डिस डंडा लेके उनको सुधार रखा है कि अभी अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, जैसा मैं कहूंगी जैसा वैसा ही होगा। एग्जैक्टली जैसे फनी ने अपने माँ बाप को छोड़ रखा है, मैं तो कहूंगा अविनाश ने भी अपने माँ बाप को छोड़ रखा है। अब मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, छोड़ रखा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस संभावना के क्रिंजपने पे। भाई ठीक है, मानते हैं इसको, इतने दिनों बाद में बच्चे मिलने वाले हैं, और तुम और लेबर रूम में गए हो। लेबर रूम में एक लेडी है जो कि लेबर पेन में है, मतलब उसको पेन हो रहे हैं अच्छी खासे, और तुम जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के जिस तरह से ड्रामा कर रहे हो। देखो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे हो, तो आदमी वैसे थोड़ा सा ये कर लेता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे रिएक्शन जो देने हैं ना, मेरे रिएक्शन जो होने चाहिए वो इतने लाउड नहीं होने चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी इसका क्रिंजपना नहीं छूटा। मैं मानता हूँ उसकी आंखों में आंसू आना, उसका रोना सब जायज़ है, इमोशनल मोमेंट है। मुझे भी देख के बहुत इमोशंस आए इस बात को देखते हुए, जिस तरह से उसने कॉर्ड काटा, ये सब किया। ये सब चीजें हम विदेशों में ही देखते हैं, इंडिया में तो रेयर चीजें होती हैं। तो इन सारे इमोशंस के बीच तुम उसको क्यों भूल जा रहे हो कि वो एक पेन में है? मतलब पूछना भी इसको लास्ट में याद आया कि मदर तो ठीक है ना, मदर तो ठीक है ना। तो तुम अपने इस क्रिंज पने को कम से कम कुछ वक्त के लिए या किसी जगह के लिए तो नियत कर लो, थोड़ा सा कम कर लो। बाद में रो लिए, सब कुछ कर लिए, वो सब समझ में आता है, सब समझ में आता है। लेकिन जाते ही जो क्रिंज पना किया है, जो चिल्ला चिल्ला के, मतलब इतना जोर जोर से चिल्ला कर। दूसरा सबसे क्रिंज पना बचपना कहिए, बच्चे हैं अभी तो, माँ बाप बन गए हैं, लेकिन अभी भी दोनों के दोनों बच्चे ही हैं। इन्हें ये नहीं पता कि लड़का कौन सा होता है, लड़की कौन सा होता है। मतलब इनके सामने लड़का लड़की दोनों रखे हुए हैं, दोनों वहां पे लेटे हुए हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चल रहा कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है। अरे यार शर्म करो यार, शर्म करो। इतने बड़े हो गए, तुम्हें यही नहीं पता कि आज भी बेडरूम में जाके ये सब चीजें पूछते हैं एक दूसरे से? बेशर्मी की भी हद होती है। मतलब बच्चों में इन्हें ये नहीं पता लग रहा कि लड़का कौन सा लड़की कौन सा। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार। मैं ये नहीं कह रहा जब कपड़ों में लिपट गए तब तो बात दूसरी है, कोई पहचानना मुश्किल है छोटे बच्चे का कि कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है। लेकिन जब वो बिल्कुल नेकेड वहां पे पड़े हुए थे बच्चे, तो उसके बाद में भी ये बार बार पूछना, उसको देखना, उसको ये करना, जब वेट हो रहा तब भी यही बात कर रहे हो। तो मतलब तुम्हें ये पता ही नहीं है कितने अनजान बन रहे हो यार, कितने छोटे बच्चे बन रहे हो। हर एक बच्चे को भी जब खड़ा कर दोगे तो वो भी बता देगा कि लड़का कौन सा है और लड़की कौन सी है। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। इस बंदी के, मतलब मैं अब इसकी भी बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नखून है, दोनों हाथों के इतने बड़े बड़े नखून है। जहाँ इतनी सारी तैयारियां कर रही है कि बच्चे के लिए ये करूंगी, बच्चे के लिए वो करूंगी, बच्चे का ये स्थान है, बच्चे का वो स्थान है, अलमीरा कहाँ है, उसकी सामान कहाँ है, लिस्ट बना लो, सब कुछ कर लो। तो वहां इसको इतना नहीं पता कि छोटे से बच्चे को संभालने के लिए बच्चों के माँ बाप के नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपकी हैंडलिंग में अगर उसके कहीं पे भी लग जाए तो उसकी त्वचा इतनी नाजुक होती है कि उसके लिए तो वो चोट के बराबर है। इस बेवकूफ को ये किसी ने नहीं बताया। अरे बहुत सारी माएँ तो कुछ ऐसी चूड़ियाँ जिनमें मतलब कुछ नुकीले से निकले रहते हैं, या इस तरह के ऑर्नामेंट्स सारी सारी पहनना बंद कर देती हैं। इवन एंड कपड़े भी वो अब ऐसे यूज करती हैं जो कॉटन के इस तरह के हों। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जिनके ऊपर बेल ये सब लगे होते हैं, कहीं से भी वो कॉर्नर ना दिखाई दे जाए। तो ये सारी प्रिकॉशन ली जाती है। इस बंदी को ये नहीं पता, वैसे माँ बन रही है, पता नहीं कैसे पालेगी, जिस तरह की हरकतें करती है। इसने बाहर से आके अपने फरी बेबीज जो हैं उनके साथ में ऐसा प्यार किया कि उनके जीभ में जीभ डाल के बात कर रही है। भैया लार्वा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, पता नहीं ये कैसे कैसे करेगी, कैसे उन बच्चों को रखेगी और किस तरीके से डिसिप्लिन में। देखिए भाई, वो जो फरी बच्चे हैं उनको क्या ही पता, जो उसके घर में डॉग्स हैं ये सब हैं, उनको क्या ही पता कि बच्चे के साथ में कैसे बिहेव किया जाता है। वो इसके लिए ट्रेंड नहीं है। जो भी इसने जैसे भी आज के डेट में ट्रेंड किया है, जो भी मैनर सिखाई है उनको, वो डिफरेंट टाइप
की हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए जिस तरह की सेफ्टी रखनी चाहिए वो डिफरेंट है। उन बच्चों को मैं बच्चा ही कह रहा हूँ, उनको क्या ही पता कि ये जो बच्चा है इसको कैसे करके टेक केयर करना या क्या करने से इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। चलो सारी बातें संभावना की नहीं करते, कुछ उस लल्लू की भी कर लेते हैं। मैं अविनाश की बात कर रहा हूँ, भैया वो भी इतना बड़ा क्रिंज बन रहा है। मतलब दोनों बच्चों को नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा। इतना बॉडी बिल्डर है, इतनी अच्छी हाइट है, बाजू इतनी लंबी है, जब वो लेडी ले सकती है दोनों हाथों में उन बच्चों को, तो इसको लेने में क्या ही ये कह सकता है कि मुझे संभाल के दीजिए, मुझे संभालने दीजिए, मुझे अभी बच्चों को संभालना नहीं आता, पहले मैं एक को ठीक से ले लूं, फिर मेरी दूसरी बाजू में दूसरे दे दो। भाई ये प्राउड मोमेंट होता है। भाई तुम्हें खुदा ने इतना अच्छी तरह नवाजा है, इस ऐसी खुशी दी है तुम्हें कि जो बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होती। आप दोनों हाथों में अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेके अगर आप एक फोटो खिंचवाते हैं, जिंदगी भर के लिए, मैं क्या बताऊं, मैं खुद इतना इमोशनल हो रहा हूं इस मोमेंट के लिए। अब आप देखो बहुत सारे लोग, सभी, मैं आज तक भी, मेरे बेटा भी है बेटी भी है, आज तक भी हम जब कहीं जाते हैं आते हैं तो एक फोटो ये वाला जरूर खींचा जाता है। मेरे एक तरफ मेरी बेटी खड़ी होती है, दूसरी तरफ मेरा बेटा खड़ा होता है और वो फोटो खींचा जाता है, और मैं गर्व करता हूँ इस बात पे कि मैं इन दोनों का फादर हूँ। चलो ठीक है, अभी इनको वो सब फीलिंग नहीं आ रही होगी एक फादर होने की, और इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही होगी, लेकिन आप उसको दूर दूर भी तो नहीं कर सकते ना। कैसे कर सकते हो? ऐसा जी करता है कि भाई ऐसे करके गले लगा लो, अपनी छाती से लगा लो, बिल्कुल ऐसा जी करता है। भाई साथ साथ मेरे कुछ इमोशंस जो है ना, वो जो मदर थी, सैरोगेट मदर, उससे भी आ रही थी, क्योंकि उससे ये बच्चे निकले हैं। उसके पास ले जाना, उसको दिखाना, क्या ये नहीं बनता था इस बात के लिए? डोंट नो लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, क्या वो बिल्कुल भी शक्ल नहीं देख पाएगी अपने बच्चों की? मतलब ये चीजें जो है बड़ा अजीब सी लगती हैं, बड़ा मन को बड़ा ही कचोटती हैं, कहीं ना कहीं दुख से लगता है कि एक माँ ने अपने दोनों बच्चे निकाल के किसी को दिए हैं, हालांकि वो बच्चे दूसरे के हैं, लेकिन उसने पूरी तरीके से 9 महीने उन बच्चों को पाला तो है। उसने कम से कम एक एक दिन उन बच्चों को जिया है, एक एक पल जिया है। जब जब उन्होंने जो जो एक्टिविटी की होगी अंदर, वो आपको, अब जिन लोगों के भी बच्चे हैं या जिन लोगों के माँ बाप बन चुके हैं, उनको ये अच्छी तरह पता होगा। एक एक मूवमेंट बच्चे का, एक एक एक्टिविटी, रोज रोज का उसका माँ का एक बच्चे के साथ में संबंध, रोज होने वाली उसको परेशानियां, और उन परेशानियों को ऐसा खुशी से सह लेना कि ओहो ये हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। और हस्बैंड हमेशा उसका साथ देता है, उसको पुचकारता है, उसको पैम्पर करता है, नहीं सब ठीक हो जाएगा, एक दिन जब तुम इन बच्चों की शक्ल देखोगी तो तुम ये सारे दुख भूल जाओगी। मैं रियली, मुझे अपने दिन याद आते हैं, मैं किस तरीके से अपनी वाइफ के साथ में व्यवहार किया करता था, और वाइफ की कैसी कैसी परेशानियां मैंने वो देखी हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान माँ को जो जो तकलीफ़ें होती हैं और जो जो उसकी खुशियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बांटी है। और फर्स्ट चाइल्ड के टाइम तो भाई ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग टाइप का था। मैं तो ये सब जानकर और ये देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। और मैं आप सबसे भी कहूँगा, जो माँ बाप बन चुके हैं, एक बार आँख मीच के उन पलों को याद कीजिए जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड रहा और जब बच्चा आपके पास आया। आपको पूरी कहानी इतनी अच्छी लगेगी कि दुनिया में इससे अच्छी कोई कहानी हो ही नहीं सकती। चलो भाई, एक कांग्रेचुलेशन या फिर शुक्रिया उस मदर के लिए भी बनता है जिसने ये सब चीज़ें की हैं। अल्लाह उसको सब्र दे और ये सब जो है आसानी से वो सहने की ताकत दे। देखो ना, कोई अपनी तरफ से ऐसे करके दूसरे को जिंदगी दे देता है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। चलिए, इन्हीं इमोशनल सेंटेंसेस के साथ में मैं ये वाला पॉडकास्ट खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने विचारों में खो गया हूँ। तो उम्मीद करेंगे कम से कम बच्चों के साथ में कुछ क्रिंजपना नहीं करेगी, बच्चों को ठीक से पाले। बाकी आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।